तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज से हम जो न्यू चैप्टर कहने का मतलब होता है जो न्यू सिलेबस आया है जिसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें से 3 यूनिट रिमूव कर दिए गए 12th क्लास से और कुछ चैप्टर है जो रिमूव कर दिए गए, वो हम आज से नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब बिल्कुल नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लासें होगी, जिसके अंदर पहले आपके यूनिट था रिप्रोडक्शन, जो कहने का मतलब जीवों में जनन था, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, वो अब हटा दिया गया है। कहने का मतलब फर्स्ट यूनिट है वो आपके है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कहने का मतलब है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो हम इसके बारे में चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से टोटल 13 यूनिट है जो हम पूरे कवर करेंगे, तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। साथ साथ में मैं नोट्स बोर्ड पे लिखता रहूंगा, आप वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेना। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो तब आप वीडियो को रोक कर ही लिखे, क्योंकि जब तक मैं समझाता हूं तब तक आप समझने में ध्यान देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो देखो लैंगिक जनन क्या होता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं वैसे मुख्यतः, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे पुष्पीय पादप। कहने का मतलब है जिसमें पुष्प होता है पादपों के अंदर, उसमें लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन पहले देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन की मैं बात करूं तो लैंगिक जनन के अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। कहने का मतलब होता है जिसमें एक जनक भी ले सकता है भाग, लेकिन उसमें भी नर और मादा युग्मक होने चाहिए। कहने का मतलब होता है इसमें 2 जनक भाग लेंगे या फिर नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं, तो यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। फिर मैं बात करता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें जब युग्मक बनेंगे, इसके बाद में युग्मनज का जब संलयन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसके दौरान युग्मनज भी बनता है। तो लैंगिक जनन में निषेचन भी होता है, युग्मनज भी बनता है। तो ये इस प्रकार थी लैंगिक जनन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं पुष्प, फ्लावर क्या है, क्योंकि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। और जनन क्या होता है कि अपने समान नई संतति उत्पन्न करना। कहने वाले एक पादप है, वो पादप के समान एक और नया पादप उत्पन्न करेगा, तो ये एक प्रकार से जनन है। और मैं लैंगिक जनन की परिभाषा बता दी, जनन क्या होता है बता दिया। पुष्पीय पादप, तो पुष्प क्या होता है पहले वो देखते हैं। पुष्प में अंदर संघनित पर्व और निश्चित वृद्धि वाला रूपांतरित परोर, परोर का मतलब होता है तना है, जिसमें पत्तियां रूपांतरित होकर के पुष्प चक्र बनाती हैं। संघनित पर्व कहने का मतलब होता है, आपने देखा होगा कोई भी आप प्लांट की एक ब्रांच लेना, उस ब्रांच के अंदर आपने इस प्रकार से देखा होगा, जैसे कि ब्रांच या फिर मैं इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो देखो जो ये होती है पर्व संध्या, पर्व संध्या होती है, और ये होता है पर्व। संघनित पर्व होता है, कहने का मतलब होता है इसमें पर्व बहुत छोटा हो जाता है तो संघनित पर्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है संघनित पर्व और निश्चित वृद्धि वाला रूपांतरित प्रौढ़। कहने का मतलब होता है पुष्प होता है वो निश्चित वृद्धि वाले प्रौढ़ पे लगते हैं, जो रूपांतरित प्रौढ़ है, जिसमें पत्तियां रूपांतरित होकर के, कहने का मतलब होता है पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। कहने का मतलब पत्तियां दूसरे रूप में बदल जाती है और पुष्प चक्र बनाती हैं। पुष्प चक्र कौन कौन से होते हैं हम अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पुष्प है वो धार्मिक महत्व के लिए, कहने का मतलब हमें पुष्प होते हैं, हम भगवान को चढ़ाते हैं और माला पहनाते हैं भगवान को, या फिर हम शौक प्रकट करते समय पुष्प का यूज करते हैं, या फिर सजावट के लिए भी हम पुष्प का यूज करते हैं। और अन्य समाज के अंदर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर हम और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनके अंदर भी पुष्प का यूज करते हैं। तो पुष्प बहुत ही महत्व के होते हैं। तो ये पादपों का लैंगिक अंग है, कहने का मतलब होता है लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अंग लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो ये लैंगिक अंग होता है पुष्प, ठीक है। अब पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। 4 चक्र कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो 4 चक्र के अंदर सबसे पहला है बाह्य दल पुंज, कहने का मतलब कैलिक्स, सेकंड है कोरोला दल पुंज, और थर्ड है एंड्रोशियम, और फोर्थ है इसके अंदर गाइनोशियम। सबसे पहले हम बाह्य दल पुंज, कहने का मतलब कैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कैलिक्स के अंदर बाह्य दल पुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। कहने का मतलब पुष्प के सबसे बाहर, यदि आप पुष्प को हाथ में लेते हो, कहने का मतलब होता है उसको व्रंत सहित काटना, जिस नीचे वाली डंडी लटकी होती है ना वो व्रंत होती है, ठीक है। तो व्रंत से आप हटाना और फिर आप देखोगे व्रंत का भाग ऊपर से चपटा हो जाता है, उसके ऊपर 4 चक्र लगे होते हैं। उसमें आपने ग्रीन ग्रीन कलर के इस प्रकार से देखे होंगे, लगभग ज्यादातर 5 होते हैं,
सभी के अंदर जो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं वो बाह्य दल पुंज होते हैं। ठीक है, तो उसकी इकाई कहलाती है। कहने का मतलब होता है ये पांच होते हैं ऐसे संख्या के अंदर। ठीक है, तो उसकी एक, कहने का मतलब एक बाह्य दल होता है ना, वो सेपल कहलाता है। कहने का मतलब इकाई का मतलब होता है वो एक कहलाता है, एक उसको सेपल कहा जाता है। इसका जनन से संबंध नहीं होता। कहने का मतलब चक्र का संबंध जनन से नहीं होता। कहने का मतलब जनन में भाग नहीं लेता है। अब हम बात करें सेकंड की, कोरोला दल पुंज की बात करें तो इसका संबंध जनन से होता है। कहने का मतलब होता है, सॉरी, इसका संबंध भी जनन से नहीं होता है। जो इसकी इकाई होती है, कहने का मतलब ऊपर बाह्य दल पुंज के ऊपर की तरफ होते हैं अधिकांश के अंदर, जिसकी एक, कहने का मतलब इकाई, जो इकाई होती है वो पेटल कहलाती है और इसका संबंध भी जनन से नहीं होता है। यह कोरोला या दल पुंज होता है। अब थर्ड है एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम गायनोशियम का संबंध जनन से होता है। एंड्रोशियम क्या है? ये पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है, नर जनन अंग होता है और इसकी इकाई क्या होती है? स्टेमन होती है या पुंकेसर होती है। मैं इसका डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा कि पुंकेसर कौन सा है, स्त्रीकेसर कौन सा है। ठीक है, फिर है गायनोशियम, ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, और इसकी जो इकाई होती है वो कार्पेल भी कह सकते हो या पिस्टल भी कह सकते हो। कहने का मतलब आप अंडब भी कह सकते हो और स्त्री केसर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो कैलिक्स होता है, कहने का मतलब बाह्य दल पुंज होते हैं, वो सामान्यतः हरे कलर के, ग्रीन कलर के होते हैं। जो कोरोला होते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार हमने पुष्प के चारों चक्र के बारे में देखा है। अब है लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, वो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लैंगिक जनन को किस रूप में हम पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम 3 भागों के अंदर बांट करके हम, कहने का मतलब, पढ़ेंगे यहाँ पर। जिसके अंदर कौन कौन सी 3 घटनाओं के अंदर बांटेंगे, जिसमें निषेचन पूर्व घटनाएं। कहने का मतलब है जब नर युग्मक मादा युग्मक का निषेचन जब मिलते हैं दोनों, इससे पहले क्या क्या घटनाएं होती, तो पहले क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो ये पहले होंगे, तो निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर आएंगे और इसके बारे में जो भी स्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कहने मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी है कि हम फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब जब युग्मक का निर्माण हो जाता है इसके बाद में फर्टिलाइजेशन आएगा, स्टेज आएगी, कहने का मतलब फिर निषेचन होगा और फिर, कहने का मतलब इसमें आप दोहरा निषेचन भी कह सकते हो, क्योंकि पुष्प पादपों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है। कहने का मतलब 2 बार निषेचन होता है। किस किस का होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर है तीसरी घटना के हम पच निषेचन घटना। कहने का मतलब होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो निषेचन के बाद में क्या होता है, जैसे कि किसी में युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये 3 घटनाओं के रूप में हम लैंगिक जनन को विभाजित करते हुए पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये घटनाएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पहले की घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि एक पादप में पुष्प दिखाई दे, कहने का मतलब होता है एक पादप के अंदर पुष्प दिखाई दे, इससे पहले या फिर जब पुष्प दिखाई दे तब जननिक प्रावस्था की शुरुआत मानी जाती है। कहने का मतलब होता है 4 प्रकार की मुख्य प्रावस्थाएं होती है। वैसे तो 3 होती है लेकिन 4 भागों में बांटी गई है इसको। सबसे पहले आती है किशोरावस्था, जो प्राणियों के अंदर होती है सामान्य। किशोरावस्था की जगह पादपों में होती है कायिक प्रावस्था, जिसे हम किशोरावस्था प्राणियों में कहते हैं। फिर आती है जननिक प्रावस्था, और जो जब पुष्प दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है तो वो होती है जननिक प्रावस्था या फिर मैच्योरिंग फेज होती है। और फिर थर्ड स्टेज होती है वृद्धि और जीर्णता, या फिर हम कह सकते हैं वृद्धावस्था आने लगती है और फिर अंत में मृत्यु आती है। तो इस प्रकार से जब पुष्प दिखाई दे तो ये डिसाइड हो जाता है कि इसे पुष्पन करना है। ठीक है, पादप में अनेक हार्मोनल व संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब अनेक हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसकी रचनाएं बदलने लगती है, जो भी स्ट्रक्चर होती है उसमें एक बराबर आकार शेप ले लेती है अलग से। ठीक है, और पादपों में पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस विकसित होता है। पुष्पक्रम का मतलब होता है जिस क्रम के अंदर पुष्प लगे हुए होते हैं वो पुष्पक्रम होता है। किसी में आपने देखा होगा कि पुष्प इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, कहने का मतलब होता है डंठल के एक कोने पर लगे हुए होते हैं, और किसी में देखा होगा ये पुष्प इस प्रकार से लगे होते हैं। तो ये एक प्रकार से पुष्प क्रम है, जो पुष्प के लगने का क्रम इनफ्लोरेसेंस होता है। तो पादप में अनेक हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और पादपों में पुष्पक्रम विकसित होता है। इसमें कलिकाएं होती है जो आगे चल करके क्या बनाती है, पुष्प बनाती
है। अब पुष्प के बनने के साथ ही जननिक प्रावस्था की शुरुआत हो जाती है, मैंने आपको बता दिया। अब कल हमने 4 चक्र के बारे में पढ़ा था कि पुष्प के अंदर ये 4 चक्र लैंगिक जनन में, कहने का मतलब है लैंगिक जनन से रिलेटेड 4 चक्र पढ़े थे, जिसके अंदर 2 चक्र थे जो भाग नहीं ले रहे थे, एक तो था कैलिक्स और दूसरा था कोरोला, और जो तीसरा चक्र था जिसमें एंड्रोशियम लिखा था, जिसे पुमंग कहा जाता है, जिसमें नर जनन चक्र भी कहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हमने इधर देखो, इधर लिखा है संरचनाएं, कहने का मतलब होता है इसकी जो स्ट्रक्चर है, जिसमें अंदर पुंकेश्वर, कहने का मतलब स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे हम, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें परागकण कहने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़कर इसके द्वारा जो नर जनन चक्र का निर्माण किया जाता है। तो हम सबसे पहले पुंकेश्वर स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेमन को मुख्य 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 भाग है? एक तो होता है एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, कहने वाला परागकोश और तंतु। जो तंतु का एक सिरा होता है, कहने का मतलब होता है यदि इस प्रकार से ये तंतु है, तो तंतु का जो आधार का सिरा होता है वो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। ठीक है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है, और जो आगे का सिरा होता है ये क्या है? या एंथर है, कहने मतलब परागकोश है, द्विपालित परागकोश है। ठीक है, तो ये परागकोश, एक सिरा परागकोश से जुड़ा है और एक सिरा किससे जुड़ा है? पुष्पासन से जुड़ा है। अब ये क्या है? तंतु। अब तंतु और परागकोश के मध्य योजी होती है। क्या होती है? कनेक्टिव होती है, योजी होती है, जो परागकोश और तंतु को जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार मैं अभी आपको डायग्राम के द्वारा ये बताता हूं कि ये जो नर जनन चक्र होता है किस प्रकार से होता है और मादा जनन चक्र किस प्रकार से होते हैं। तो हम जब डायग्राम है वो अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना।